नमस्कार। आज हम बीएड तृतीय वर्ष हिंदी शिक्षण के अंतर्गत नाट्य शिक्षण का अध्ययन करेंगे। भारतवर्ष में नाटकों का प्रचलन बहुत पहले से ही है। आचार्यगण नाट्य कला के महत्व से भली भांति परिचित थे, इसीलिए उन्होंने अपने परिश्रम से इस कला को उच्च शिखर तक पहुंचा दिया था। विदेशी शासन के आगमन के साथ साथ भारत में नाट्य कला का भी ह्रास होने लगा। मुस्लिम काल में तो नाट्य कला का प्राय लोप ही हो गया। कहते हैं कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने संगीत और नाटकों आदि पर प्रतिबंध लगा हुआ था। वह इन सब वस्तुओं को इस्लाम धर्म के विरुद्ध समझता था। एक बार की बात है कि औरंगजेब ने राज्य में कुछ लोगों ने संगीत और नाट्य कला को फिर से जीवित करने के लिए विषय में सोचा। उन्होंने एक नकली मुर्दा बनाया और उसे घर उठाकर रोते हुए औरंगजेब के महल के सामने से गुजरे। औरंगजेब ने रोने की ध्वनि सुनी और महल की एक खिड़की से झाँक देखा। उसने रोते हुए लोगों से पूछा कि कौन मर गया। उन्होंने उत्तर दिया कि उस राज्य में संगीत और नाट्य कला की मृत्यु हो गई है, तो इसी के सबको लिए जा रहे हैं। इस पर औरंगजेब ने कहा कि इस सब को इतना गहरा गांडा कि फिर से उठने ना पाए। जहाँ ऐसी अवस्था हो वहाँ नाट्य कला बेचारी कहाँ पनप सकती है। अंग्रेजों के राज्य में नाट्य कला को विकसित करने से फिर से प्रयास किया गया। इस संबंध में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया। श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने विचारों को कार्य रूप भी दिया। शांति निकेतन में स्थित विश्व भारती में संगीत कला, नृत्य कला और नाट्य कला को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान मिला। वहाँ पर समय समय पर रविन्द्रनाथ टैगोर आदि विद्वानों के नाटक खेले जाते थे और अब भी वहाँ पर वही परंपरा चली आ रही है। नाट्य कला के संबंध में विश्व भारती के समान ही अरविंद आश्रम पांडिचेरी की भी देन है। वहाँ पर अब भी श्री माता जी की अध्यक्षता में श्री अरविंद प्रभुति विद्वानों के आध्यात्मिक नाट्यों का विभिन्न किया जाता है। इस बात ने ये सिद्ध कर दिया कि आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी नाटकों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है और औरंगजेब की धारणा निर्धूल थी। अब जानते हैं नाटक की परिभाषा। संस्कृत साहित्य में भरतमुनि का नाट्यशास्त्र बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस पुस्तक में भरतमुनि ने नाट्यकला के संबंध में बड़े विस्तार से लिखा है। नाटकों से संबंधित ऐसी कोई बात नहीं छूटी नहीं पाई है। इस ग्रंथ के द्वारा उस समय की विकसित नाट्यकला का ज्ञान भली भांति हो जाता है। नाट्यशास्त्राचार्य भरतमुनि ने नाटक की परिभाषा इन शब्दों में की है: अवस्थानुकृत नाटनम, अर्थात किसी भी अवस्था के अनुकरण को नाटक कहते हैं। यहाँ पर देखना यह है कि अवस्था के अनुकरण से भरतमुनि का क्या तात्पर्य है। अवस्था से तात्पर्य मानव जीवन की वह भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ हैं जिनमें से होकर मनुष्यों को गुजरना पड़ता है। कोई मनुष्य अध्यापन का कार्य करता है, कोई व्यापार करता है, कोई डॉक्टर है, कोई स्वामी है, कोई सेवक है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है, कोई वीर है, कोई डरपोक है, कोई सचित्रित है और कोई चोर और डाकू है। मानव जीवन की यह भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ हैं। इनका व्यवस्थित रूप से और नियमित ढंग से अनुकरण करना यही नाटक है। इनके द्वारा जो हम नहीं हैं वही बन कर दिखाते हैं। अपनी वेशभूषा, वाणी और आचरण आदि के द्वारा दर्शकों को अपनी आरोपित अवस्था में सत्ता का भान कराते हैं। जब दर्शनकार इस अनुकरण को सत्य समझने लगते हैं तभी हमारा अभिनय सफल माना जा सकता है। दर्शक यह विश्वास करने लगे कि ये केवल वास्तविक घटना को ही देख रहा है। परंतु नाटक की उपयुक्त परिभाषा सर्वमान्य नहीं समझी गई। नाट्यशास्त्र के एक अन्य विद्वान अभिनव भरत ने अपने अभिनव नाट्यशास्त्र में नाटक की नवीन और ठीक परिभाषा इन शब्दों में दी है: किसी प्रसिद्ध या कल्पित कथा के आधार पर नाट्यकार द्वारा रचित रचना के अनुसार नाट्य प्रयोग द्वारा प्रशिक्षित नट जब रंगमंच पर संगीत और अभिनय द्वारा रस उत्पन्न करके दर्शकों का मनोविनोद करते हैं, उन्हें उपदेश और मानसिक शांति प्रदान करते हैं, तब इस प्रक्रिया को नाट्य रूप कहते हैं। अब जानते हैं नाटक के उद्देश्य। अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र के प्रारंभ में भरतमुनि के नाटक के उद्देश्य की चर्चा इन शब्दों में की गई है: हितोपदेश जननम नाट्य मेददूतम भविष्यति विनोदकरणम लोके नाट्य
मेतदु भविष्यति, अर्थात नाटक के दो रूप प्रयोजन है, ऐसा उपदेश देना इससे अक्षरों का हित हो, दूसरों का हित हो और दर्शकों का मनोविनोद करना। भारतीय साहित्य के महान कवि कालिदास ने भी अपने प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्नि मित्र के शुरू में नाटक के प्रभाव के संबंध में यह उद्धरण प्रकट किया है। नाट्यम भिन्न रुचिर्जनस्य बहुधा प्रियकेन समारागनम, अर्थात भिन्न भिन्न रुचि रखने वाले लोगों को भी जो समान रूप से संतुष्ट करने का साधन है वह नाटक है। मनोरंजन के साधनों में नाटक इतना लोकप्रिय क्यों है, इसकी विवेचना भी हमारे आचार्यों ने की है। भरतमुनि के मनुष्य कोई ऐसा ज्ञान, योग, विद्या, कला, शिल्प और शास्त्र नहीं है जिसे नाटक के रूप में न दिखाया जा सकता है। अभिनव भरत का ऐसा विचार है कि वाद्य, नृत्य, अभिनव, संगीत, दृश्य सौंदर्य, चित्रकला, यांत्रिक कला, नाटक, नायिकाओं आदि का मनमोहक रूप और उसकी चित्र, वेशभूषा आदि अनेक आकर्षक कलाओं से मनोरंजन ही नहीं अपितु शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका प्रयोग होने लगा है। नाटकों में मनुष्य जीवन की आवश्यकताओं और विषमताओं की चर्चा की जाती है। बालक इन सबको देखता है और सोचता है कि किन परिस्थितियों के अंदर पात्रों ने कौन कौन सा ऐसा काम किया जिनसे कि उन्हें सफलता मिली, क्या वह ऐसा कर सकता है, क्या उसके लिए ऐसा संभव नहीं है कि वह परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढाल ले, क्या वह परिचित विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी बिना घबराए कुशलता से काम ले सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटकों के द्वारा विद्यार्थी परिस्थितियों का सामना करना सीखते हैं। नाटकों में बालक देखता है कि पात्र अपने माता पिता और अन्य गुरुजनों के साथ कैसे मिलते हैं, अपनों से छोटों के साथ कैसा आचार व्यवहार कैसा होता है, दास दरबार आदि में अपने आचरण की क्या विशेषताएं हैं और सार्वजनिक स्थानों में वे किस बात की सावधानी रखते हैं। इस प्रकार नाटकों के द्वारा विद्यार्थियों को सामाजिक और घरेलू आचार व्यवहार की शिक्षा प्रदान की जाती है। आज के विद्यार्थी ही कल के नागरिक होंगे और उन्हें नागरिकों के उत्तरदायित्व का पूरा निर्वाह करना होगा। आज के नेताओं का स्थान भी यही विद्यार्थी ही लेंगे, अतः यह सर्वथा उचित ही नहीं कि उन्हें सार्वजनिक जीवन के लिए तैयार किया जाए। वे ऐसे कुशल वक्ता बने कि जनता उनके कदम एकदम प्रभावित हो उठे। नाटकों के द्वारा हम विद्यार्थियों को अच्छा वक्ता और भाषणकर्ता बना सकते हैं। समाज के अंदर रहने वाले मनुष्यों को पहचान करने में वे समर्थ हो सकें। उन्हें मालूम हो जाता है कि कौन सा व्यक्ति सच्चा और ईमानदार है और कौन सा व्यक्ति कपटी। इस छद्म भेष धारण करने वाले व्यक्तियों से समाज की रक्षा करनी होगी। तो ये था नाटक शिक्षण के अंतर्गत नाटक की परिभाषा और उसके उद्देश्य। धन्यवाद।